हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल तिवारी। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम हमारा 9th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, द अर्थ, जिसके राइटर हैं H.E. बिट्स। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे H.E. बिट्स का। H.E. बिट्स ब्रैकेट में दिया है 1905 टू 1974, यानी 1905 में इनका जन्म हुआ था H.E. बिट्स का, और 1974 में इनकी डेथ हुई थी। बॉर्न एट नॉर्थैम्पटन इन सेंट्रल इंग्लैंड, यानी सेंट्रल इंग्लैंड में इनका जन्म कहाँ हुआ था? नॉर्थैम्पटन में। was well acquainted with the English countryside, especially the peasants who lived there। यानी acquainted मतलब होता है परिचित, तो वो जो इंग्लिश कंट्री साइड था, यानी कहने का मतलब है कि गांव का जो भी माहौल होता है, देश के कोने कोने से वो परिचित थे, खासकर वो किसान जो वहाँ रहते थे कंट्री साइड में। अ वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी वो एक जाने माने लघु कथाकार थे, शॉर्ट स्टोरी लिखा करते थे। ही वर्कड फॉर सम टाइम एज अ जर्नलिस्ट, और उन्होंने कुछ समय के लिए जर्नलिस्ट के रूप में भी कार्य किया था। हिज फर्स्ट नॉवेल वॉज पब्लिश्ड व्हेन ही वॉज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड, यानी उनकी पहली नॉवेल, पहला उपन्यास कब पब्लिश हुआ? जब वो मात्र 21 साल के थे। He wrote many short stories about airmen and their adventures based on his experiences in the Royal Air Force। यानी H.E. बिट्स जो थे वो रॉयल एयर फोर्स में काम कर चुके थे, और वो जो भी एक्सपीरियंस किए थे उसके बेस पे वो जो एयरमैन होते हैं उनके बारे में शॉर्ट स्टोरी लिखा करते थे। उनके साथ जो भी घटनाएं होती थी इन सब से रिलेटेड वो शॉर्ट स्टोरी लिखा करते थे। His important works include Fair Stood the Wind for France, 1944 में पब्लिश हुई थी। यानी इनके जो भी मुख्य जो रचनाएं हैं वो देखिए हाईलाइट किए हुए हैं, ब्लैक कलर से बोल्ड किए हुए हैं, तो इन्हें आपको अपने माइंड में रखना है क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है? फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस, 1944। द पर्पल प्लेन, 1947। द Scaranda Tree, 1949, The Scarlet Sword, 1951 and The Darling Birds of May, 1958। तो ये सारे इनकी रचनाएं हैं। The present short story, The Earth, set in the English countryside, is about farmer Johnson and his son Benji, who appears to be a simple-minded person। यानी ये जो प्रस्तुत जो कहानी है, प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी जो है द अर्थ, इसमें बात की जा रही है कंट्री साइड यानी गांव की, जिसमें एक फार्मर होता है जॉनसन और उसका बेटा होता है बेंजी। तो बेंजी जो होता है, यानी जॉनसन का बेटा जो बेंजी होता है, वो एक बहुत ही साधारण दिमाग का लड़का दिखाई पड़ता है, मालूम पड़ता है। द स्टोरी वेरी वेल डेपिक्ट्स द लेजीनेस ऑफ द पेरेंट्स एंड द ग्रोइंग सेल्फिशनेस एंड कनिंगनेस ऑफ देयर सिंपल माइंडेड सन हु फाइनली ड्राइव्स देम अवे फ्रॉम देयर होम। यानी ये स्टोरी जो है वो हमारे सामने बहुत अच्छे से दिखाती है, प्रस्तुत करती है कि पेरेंट्स की जो लेजीनेस है, यानी पेरेंट्स आलसी होते हैं, कहने का मतलब उतना ध्यान नहीं देते हैं, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनका जो सिंपल माइंडेड सन होता है बेंजी, वो जो जैसे जैसे बड़ा होता है उसके अंदर स्वार्थ की भावना और धूर्तता, कनिंगनेस बढ़ती जाती है। और पेरेंट्स क्या होते हैं? लेजीनेस दिखाते हैं, कहने का मतलब है कि अपने बच्चे के माइंड को नहीं पढ़ पाते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है बेंजी, उसके अंदर सेल्फिशनेस एंड कनिंगनेस यानी स्वार्थ की भावना और धूर्तता बढ़ती जाती है। और फाइनली क्या होता है? वो उन दोनों को, कहने का मतलब है कि जॉनसन को और जॉनसन की वाइफ यानी अपने माँ और पापा को क्या करता है? घर से बाहर निकाल देता है। तो यानी इस स्टोरी में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ 1 से। ऑल दैट द जॉनसन्स हैड वॉज द अर्थ, यानी जो जॉनसन था एक फार्मर, उसके पास जितना कुछ था वो सिर्फ एक ज़मीन था, अर्थ था, ठीक है, इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं था। वेरी ऑफन इट सीम्ड एज इफ इट वर ऑल दे हैड एवर हैड, यानी अक्सर ये दिखाई देता था कि उनके पास जो भी था बस वही था,
कहने का मतलब है कि जो जॉनसन था फार्मर, उसकी जो पूरी कहते हैं ना उपलब्धि, जो पूरी संपत्ति जो होता है वो बस वही एक ज़मीन का टुकड़ा था। नेक्स्ट पैराग्राफ, इट वॉज ट्रू दैट दे ऑल्सो हैड पोजेशंस, यानी ये सच है कि उनके पास कुछ और भी चीज़ें थीं। अ प्लफ यानी एक खेत, और टू व्हील्ड कार्ट यानी एक 2 चक्के की गाड़ी, टूल्स, अ बोनी ब्राउन मेयर which slowly dragged the plough and the cart about their rough 4 acre plot। तो देखिए क्या क्या था उनके पास। प्लव एक खेत था, और 2 व्हील्ड कार्ट एक 2 चक्के के, जैसे हम कहते हैं ना ठेला टाइप्स, तो वैसे ही कुछ गाड़ी थी। टूल्स कुछ औजार थे, और एक ब्राउन कलर की एक घोड़ी थी जो कि उस कार्ट को, उस गाड़ी को घसीट के क्या करती थी, उनके खेत को प्लफ करती थी, जोतती थी। ठीक है, यहाँ और प्लफ का मतलब है कि जो खेत जोतने वाला जो मशीन होता है उसको कहा जा रहा है प्लफ। तो वो एक घोड़ी थी, एक खेत जोतने वाला एक मशीन था, कुछ औजार थे, और क्या था, एक 2 चक्के की ठेला टाइप्स कोई गाड़ी थी जिसे घोड़ी क्या करती थी, घोड़ी को उसमें जोड़ देते थे, और वो घोड़ी उसको खींचती थी, ड्रैग करती थी, और उसके 4 एकड़ प्लॉट को क्या करती थी, प्लफ करती थी, जोतती थी। बट विदाउट द अर्थ दिस थिंग्स वर यूजलेस, लेकिन जमीन के बिना ये सारी चीज़ें बेकार थीं। कहने का मतलब है कि जो मुख्य रूप से उनके पास जो था वो क्या था, ज़मीन, और नहीं तो अगर ज़मीन ही नहीं रहेगा तो ये सारी चीज़ें उनकी किस काम की। इट वॉज ट्रू दैट दे ऑल्सो हैड अ सन, ये सच है कि उनके पास एक बेटा भी था। द जॉनसन सन वॉज नेम्ड बेंजी, यानी जॉनसन के बेटे का नाम था बेंजी। एंड इट वॉज मोर देन 30 years सिंस दे हैड सरेंडर्ड टू द आइडिया दैट ही वॉज नॉट राइट इन हिज हेड। और यानी जॉनसन के बेटे का नाम था बेंजी, और लगभग 30 साल बीत चुके थे तब उन्हें पता चला था कि उनका जो बेटा है वो अपने मस्तिष्क से सही नहीं है, यानी ठीक नहीं है, उसका जो दिमाग है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, वो बाकी नॉर्मल लोगों से अलग है। इट वॉज नॉट दैट ही वॉज इंसेन और imbecile, or even that he could not read and write and count figures, but only that he was simple, not quite like other people। कि मतलब ऐसा नहीं है कि वो मतलब पापी था या बेवकूफ़ था, या ऐसा नहीं है कि वो कुछ पढ़ नहीं सकता था, लिख नहीं सकता था, तस्वीरें नहीं गिन सकता था। बस ऐसा था कि वो बहुत ही सिंपल था। बेंजी जो है वो बहुत ही सिंपल था और दूसरे लोगों की तरह साधारण नहीं था। And because he was their only son, the Johnsons had spent many years being a little too kind, too anxious and too sacrificial towards him। यानी और क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा था, तो जो जॉनसन था उसने काफ़ी साल कैसे बिताए थे, यानी वो अपने बच्चे के साथ ऐसे रहता था, बेंजी के साथ, कि मतलब बहुत काइंड रहता था, यानी वो कोई गलती भी कर देते तो उसको कुछ बोलना नहीं। टू एनेक्सियस बहुत एक्साइटेड रहता था। टू सेक्रीफिशियल यानी उसके लिए कहने का मतलब है कि त्याग की भावना रखता था। ठीक है, टुवर्ड्स हिम, उसके लिए। सो दैट ही हैड ग्रोन अप टू सीम वर्स इन देयर आइज देन ही रियली वाज। और इसलिए जब वो बड़ा हुआ तो वो मतलब बहुत ही बुरा निकला। ठीक है, क्योंकि उसके पेरेंट्स शुरू से उसे ऐसे ट्रीट किए थे मानो वो एक बच्चा हो, वो कुछ नहीं जानता हो, इस टाइप का। Benji had the large loose limbs that often belong to the simple minded and thick soft hair on his face। यानी बेंजी की जो उंगलियां थी वो बहुत ही लंबी थी और ढीली थी, जैसे कि सिंपल माइंडेड, सीधा साधा, कहने का मतलब है थोड़ा बुद्धू टाइप के लोगों का होता है वैसे। और उसके चेहरे पे मोटे मोटे सॉफ्ट हेयर थे। ठीक है, he had the look of being a simple hearted man as well as a simple minded man। यानी उसका जो लुक था, बेंजी जैसा दिखता था, कैसा दिखता था कि वो जैसे वो एक सिंपल हार्टेड मैन है, सीधा दिल का इंसान है, और साथ ही साथ सीधा दिमाग का भी इंसान है, यानी थोड़ा बुद्धू है दिमाग से। हिज आइज वर ब्लू, उसकी आंखें ब्लू थी, नीली थी। एंड ऑल डे लॉन्ग ही हैड अ सिंपल स्माइल ऑन हिज फेस, और पूरे दिन उसके चेहरे पे एक प्यारी सी, एक साधारण सी मुस्कान बनी रहती थी। बट समवेयर बिहाइंड द ब्लू आइज, द सिंपल स्माइल एंड द सॉफ्ट चाइल्डिश हेयर
His simplicity seemed gradually to have become a kind of cunning. लेकिन उसकी नीली आंखें, उसकी सिंपल सी स्माइल और उसकी सॉफ्ट चाइल्डिश यानी बच्चों के जैसे जो बाल थे और उसकी जो सिंप्लिसिटी थी वो धीरे धीरे कनिंग बनने लगी। यानी कहने का मतलब है कि वो जितना ही सीधा दिखता था, उसकी आंखें, उसकी स्माइल, उसका माइंड, उसका हार्ट, तो उसकी जो सिंप्लिसिटी थी वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, कहीं ना कहीं वो सिंप्लिसिटी वो कनिंग होता जा रहा था, वो कनिंगनेस में बदलती जा रही थी उसकी सिंप्लिसिटी। इट वॉज मोर देन 30 years सिंस द जॉनसन्स रियलाइजिंग दैट ही वॉज नॉट क्वाइट लाइक अदर्स हैड टेकन बेंजी टू अ डॉक्टर। यानी 30 साल से भी ज़्यादा हो चुके थे जब जॉनसन्स को ये रियलाइज़ हुआ। जॉनसन यानी बेंजी का पिता जो एक फार्मर था, उसे रियलाइज़ हुआ कि बेंजी जो है वो दूसरे लोगों जैसा नहीं है, वो थोड़ा अलग है। तो वो उन्होंने बेंजी को लेके डॉक्टर के पास गए। वो दिस डॉक्टर हैड परस्यूडेड देम दैट ही नीडेड इंटरेस्ट दैट वुड स्ट्रेंथन हिज माइंड। डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि बेंजी को किसी ऐसे काम में लगाया जाए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, ताकि जब उसे किसी चीज़ की जिम्मेदारी दी जाए ताकि उसे एहसास हो कि हाँ कोई काम कैसे करते हैं, तब उसका दिमाग धीरे धीरे क्या होगा, मजबूत होता जाएगा। इट वुड बी गुड इफ दे gave him something to do, some occupation which would help his development। कि ये और भी अच्छा होता कि अगर वो उसे कुछ ऐसा देते, यानी कुछ ऐसा पेशे में लगा देते उसे, जिससे उसका मस्तिष्क जो उसकी माइंड का ग्रोथ होता, डेवलप होता उसका माइंड। It would help a great deal if they gave him a special interest to feed his sense of responsibility। ठीक है, कि मतलब ये बहुत ही अच्छा होता अगर वो ऐसा करते कि उसे कुछ ऐसा काम देते जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, यानी कुछ स्पेशल वर्क देते ताकि उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता और उसका दिमाग का भी ग्रोथ होता। यू आर पीपल ऑन द लैंड, द डॉक्टर सेड, लेट्स हिम कीप हैंड्स। तो डॉक्टर ने क्या कहा जॉनसन और उसकी वाइफ से कि आप लोग जो है वो ज़मीन वाले इंसान है। कहने का मतलब आप लोग फार्मर हैं, आपके पास ज़मीन है, तो बेंजी को मुर्गी पालने का काम आप दे दीजिए। लेट हिम कीप हेन्स, उसे मुर्गी रखने का काम दे दीजिए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। सो फॉर मैनी ईयर्स बेंजी हैड केप्ट हेन्स, इसलिए बहुत सालों से बेंजी मुर्गियाँ पालता था। मतलब उसके बाद डॉक्टर से दिखाने के बाद इन्होंने मुर्गी का काम दे दिया बेंजी को, और बहुत साल हो गए बेंजी अब मुर्गी पालने लगा था। एंड what the earth was to his mother and father, the hens were to Benji. They were almost all he had। यानी देखिए, जैसे जॉनसन और उसकी वाइफ के लिए जमीन ही सब कुछ थी, वैसे ही बेंजी के लिए वो मुर्गियां ही सब कुछ थी। दे वर ऑलमोस्ट ऑल ही हैड, और वही जो चीज़ थे वही उनके पास, मतलब एक होता है ना कि जितना भी है बस यही है, तो ऐसी ही बात थी। When he came from school, cut off by his simplicity from other children, Benji were straight home to his hens, which he kept in a wire coop that his father had made at the back of the house। यानी जब बेंजी स्कूल से घर आता था तो जैसे कि वो और सारे बच्चों से अलग था और सिंपल था, बेंजी तुरंत मतलब सीधे क्या करता था, अपने घर में जाता था जहाँ मुर्गियाँ रखी होती थीं, और घर के पीछे बेंजी के पिता जॉनसन ने क्या किया था, वायर कूप यानी एक छोटी सी जगह बनाई थी जो कि तारों की जाल से घिरा हुआ था, जिसके अंदर वो मुर्गियाँ रखता था। एट फर्स्ट ही केप्ट 10 और a dozen hens। शुरू में वो क्या करता था, 10 या 12 मुर्गियाँ रखता था। ऑल कलर्स एंड ब्रीड्स, ब्राउन एंड स्पेकल्ड एंड ब्लैक एंड वाइट, एंड द कूप वॉज स्मॉल। यानी वो बहुत सारे कलर की, बहुत सारी प्रजाति की मुर्गियाँ रखता था। कोई ब्राउन कलर की होती थी और कोई स्पेकल्ड, मतलब जैसे हम देखते हैं कि कोई जानवर, कभी कभी आप देखिएगा बकरी या मुर्गी या कुत्ता, क्या होता है उनके ऊपर पैचेस होते हैं, छींटे होते हैं ब्लैक एंड वाइट के, तो वैसे भी मुर्गियाँ थी। यानी बहुत टाइप्स की मुर्गियाँ थी उसके पास। और उसका जो कूप था, यानी वो जगह जो था, जो कि तार का मतलब जाल बना के घेरा गया था जिसमें मुर्गी रहती थी, उसे कूप कहा जा रहा है, वो अभी बहुत छोटा था क्योंकि उसमें 10-12 मुर्गियाँ रहती ही थी। He fed the hens simply on scraps from the table, seeded cabbages strung from the wire,
यानी जो बेंजी है वो सिंपल तरीके से उन मुर्गियों को खाना खिलाता था ऑन स्क्रैप्स फ्रॉम द टेबल। टेबल से स्क्रैप्स मतलब कहा जा रहा है कि जो लोग खा लेते हैं, जूठा बचता है, उसे खिलाता था टेबल से उठा के मुर्गियों को। सीडेड कैबेजेस, और कुछ गोभी जो होती है, जैसे होता है ना कि जैसे खेत में होती है गोभी, तो गोभी निकला जाता है, उसके कुछ छोटे छोटे टुकड़े बचते हैं, वो सब खिलाता था। और लिटिल मैर, कुछ मक्के की दाना को खिलाता था। एंड ऑन कॉर्न ईयर्स विच ही ग्लीन्ड इन द लेट समर फ्रॉम हिज फादर्स एकर ऑफ स्टबल। उसके जो फादर का एकड़ की जो जमीन थी, उसमें जैसे होता है ना कि पूरा अनाज को जब काट लिया जाता है तो कुछ उसमें बच जाता है, आप देखिएगा कुछ उसमें बच जाता है, तो गर्मी के दिनों में वो पूरा उसे मतलब कलेक्ट करता था और अपनी मुर्गियों को खिलाता था। इट इज़ पॉसिबल डैट अ hen बीइंग अ सिंपल क्रिएचर थ्राइव्स बेस्ट ऑन सिंपल ट्रीटमेंट। यानी ये मुमकिन है कि जो हेन है, जो मुर्गियां हैं, वो सिंपल क्रिएचर यानी एक सिंपल मतलब बर्ड है, तो उन्हें सिंपल ट्रीटमेंट में ही रखा जा सकता है। ठीक है, यानी उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं भी दिया जाए तो चलता है, बहुत कम ही केयर करना पड़ता है उनका। बेंजी अंडरस्टूड द फर्स्ट एंड लास्ट थिंग अबाउट अ हैन। बेंजी जो था वो मुर्गियों के बारे में शुरू से लेके आखिरी चीज़ तक सब कुछ समझ चुका था। दैट इट एग्जिस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ लेइंग एग्स, यानी वो ये समझ चुका था कि मुर्गियों को मतलब किस उद्देश्य से रखा जाता है, ताकि वो अंडे दें, उन अंडों को बेचा जाए, ये मुर्गी अब तक समझ चुका था। इन दोज डेज दिस सिंपल प्रोसेस हैड नॉट बिकम साइंटिफिक नॉर हैड इट बिकम हाईली कॉम्प्लिकेटेड एंड कमर्शियलाइज्ड। उन दिनों ये जो सिंपल प्रोसेस है मुर्गी पालने का, इसे मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जाता। कहने का मतलब है कि इससे मतलब मुर्गियाँ इसलिए नहीं पाला जाता था कि इससे हम पैसा कमाएं, इसका बिजनेस करें। सिर्फ इसलिए पाला जाता था कि हाँ चलो घर में है, मुर्गी पाले हैं, अंडे देगी, घर में खाएंगे। मतलब एक सिंपल थॉट था उस टाइम, कमर्शियलाइज नहीं हुआ था ये थॉट। एग्स वर चीप, अंडे सस्ते थे। हैंस मिस्टीरियसली पैक्ड नॉरिशमेंट ऑफ द बेयर अर्थ। और जो मुर्गियाँ थीं वो क्या करते थे, बेयर अर्थ, यानी कहने का मतलब है कि बेयर मतलब होता है वीराना। कहने का मतलब है कि जब खेत में फसल नहीं होती थी तो वहाँ आप देखिएगा कि मुर्गी गड्ढा करती है, अंडे देती है, उसके ऊपर बैठ के उसको नरिश करती है और उसका पालन पोषण केयर करती है। तो वो सब मुर्गियाँ करती थी जॉनसन के खेत में, ज़मीन में। दे सेट इन अ होम मेड नेस्टिंग बॉक्स ऑन स्ट्रॉ एंड लेड द एग्स एक्सपेक्टेड ऑफ देम। वो क्या करती थी, नेस्टिंग बॉक्स यानी उनका जो घोंसला टाइप का जो डिब्बा था जिसमें वो रहती थी, तो स्ट्रॉ मतलब होता है घास फूस, पुआल, तो उसके ऊपर वो बैठती थी और अंडे देती थी। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। बेंजी अंडरस्टूड अनदर थिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ hen। यानी बेंजी अब मुर्गियों के बिजनेस के व्यापार के बारे में कुछ और चीज़ें भी समझ चुका था। एंड दैट वाज दैट एग्स कुड बी सोल्ड टू कॉलर्स एट द बैक डोर ऑफ देयर हाउस। और वो ये बात थी जो बेंजी जाना था, वो ये बात थी कि मुर्गियां जो अंडे देती हैं उन्हें घर के पीछे वाले दरवाजे से बेचा भी जा सकता है। यानी देखिए, जैसे जॉनसन का जो घर था उसका जो पीछे वाला गेट था वहाँ पे मुर्गियाँ रखता था बेंजी। ठीक है, तो पीछे वाले गेट के बगल में ही रोड था, तो रोड के बगल से जो भी जाते थे तो बेंजी क्या करता था, उन्हें अंडे बेचता था। यानी उसे अब इतना समझ में आ चुका था कि इस अंडे को बेच के मैं पैसे भी कमा सकता हूँ। देखिए, इन स्कोर्स एंड हाफ स्कोर्स एंड फाइवर्स एंड द मनी फ्रॉम दिज एग्स वर पुट केयरफुली। अब देखिए वो क्या करता है, स्कोर यानी 10, ठीक है, नहीं स्कोर्स मतलब 20, ठीक है, स्कोर्स 20, कोई भी पीस होता है उसके कलेक्शन को स्कोर भी कहा जाता है। तो स्कोर यानी कभी कभी 20, हाफ स्कोर यानी 10 एंड फाइवर्स और 5, तो कभी कभी 20 अंडे बेचता था, कभी कभी 5 अंडे, कभी कभी 10 अंडे, ऐसे करके वो बेचता था अंडे। एंड द मनी फ्रॉम दिज एग्स वर वाज पुट केयरफुली, और जो भी पैसे आते थे अंडे बेच के उसे बहुत ध्यानपूर्वक रखता था। ऑलमोस्ट रिलीजियसली, रिलीजियसली मतलब यहाँ धर्म से रिलेटेड नहीं है, यहाँ है कि रिलीजियसली मतलब पूरे ईमानदारी से, पूरे ध्यान से, इनटू अ लार्ज वाइट बेसिन दैट स्टूड ऑन द टॉप शेफ ऑफ द किचन कपबोर्ड। यानी उसके किचन में जो कपबोर्ड था, यानी देखिए किचन में होता है ना एक अलमीरा टाइप, तो अलमीरा के ऊपर एक बेसिन आप कह सकते हैं, जैसे कोई जग या मग होता है, जैसे कोई डब्बा,
तो उसमें एक वाइट कलर का बेसिन था उस अलमीरा के ऊपर जिसमें वो पैसे रखता था। द बेसिन वॉज बियॉन्ड बेंजीज रीच, और जो बेसिन थे, जो डब्बा था जिसमें बेंजी पैसा रखता था, वहाँ तक बेंजी पहुँचता नहीं था। ठीक है, तो वो अपने यानी मम्मी पापा को पैसा देता होगा तब उस डब्बे में वो डालते होंगे। बट वन डे, लेकिन एक दिन, हिज मदर वुड टेल हिम, उसकी माँ ने उससे कहा, द मनी विल बी योर्स, ये सारे पैसे तुम्हारे होंगे। यू अंडरस्टैंड, तुम समझे ना। योर फादर एंड मी आर गोइंग टू सेव द मनी, यानी तुम्हारे पापा यानी जॉनसन और उसकी मम्मी और मैं इन पैसों को जमा करने जा रहे हैं। व्हेन देयर्स एनफ वी शैल पुट इन द बैंक, और जब ये पैसे कुछ ज़्यादा हो जाएंगे तो हम इन्हें किसी बैंक में जमा कर देंगे। द बैंक विल गिव इंटरेस्ट ऑन इट, एंड देन वन डे व्हेन यू आर 21 इट विल बी योर्स बाई राइट्स, कि हम लोग इस पैसे, जब ये पैसा कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग इस पैसे को क्या करेंगे, बैंक में जमा कर देंगे, और बैंक तुम्हें क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, ब्याज देगा, यानी पैसा बढ़ता रहेगा बैंक में। और जब एक दिन जब तुम 21 ईयर्स के हो जाओगे, 21 साल के हो जाओगे, तो तुम्हारे ये हक होगा और ये पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, तुम्हारे हो जाएंगे। इट विल ऑल बी योर्स एंड यू कैन डू वॉट यू लाइक विद इट, डू यू अंडरस्टैंड। यानी बेंजी की मम्मी ने कहा, बेंजी की मदर ने कहा कि ये सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे और जो तुम चाहो वो तुम इन पैसों से कर सकोगे, तुम समझे ना। एंड बेंजी वुड सिंपली स्माइल एट हिज मदर एंड से यस ही अंडरस्टूड, और बेंजी ने एक सिंपल स्माइल दी, अपने माँ की तरफ देखा और कहा कि हाँ मैं समझ गया। नेक्स्ट पैराग्राफ। एज टाइम वेंट ऑन बेंजी बिगन टू कीप मैनी मोर हेन्स, जैसे ही समय बीतता गया बेंजी ढेर सारी मुर्गियाँ रखने लगा। Soon there was more eggs than could be sold at the back door, यानी अब जो है ज़्यादा मुर्गियाँ हुई तो ऑब्वियसली ज़्यादा अंडे भी देती होंगी, तो मतलब अंडा इतना मतलब होने लगा कि वो जो बैक डोर पे बेचता था 20, 10 या 5, उससे ज़्यादा अंडे होने लगे। एंड बाय द टाइम बेंजी हैड लेफ्ट स्कूल एट 14 ही हैड 40 और 50 हेन्स, और जब बेंजी ने स्कूल छोड़ा, बाय द टाइम बेंजी हैड लेफ्ट स्कूल एट 14, तो वो 14 साल का था। इन जब बेंजी ने स्कूल छोड़ा, जब वो 14 साल का हो चुका था, तब उसके पास 40 या 50 मुर्गियाँ हो चुकी थी। एंड अबाउट एज मैनी लेइंग पुलेट्स, लेइंग पुलेट्स मतलब आप वो कह सकते हैं कि जो मुर्गी बड़ी हो चुकी है, यानी अब अंडे देने के एज में आ चुकी है। ठीक है, तो लेइंग पुलेट्स यानी वैसे मुर्गियां जो अब बड़ी हो चुकी हैं, और अंडे देने वाली मुर्गियों की संख्या अब काफ़ी हो चुकी थी। एंड दिज वर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ 200 एग्स अ वीक, और ये सारी मुर्गियां मिल के लगभग एक सप्ताह में 200 अंडे दे देती थी। ठीक है, सून ही वुड सेट ऑफ 3 times a week with a large basket of eggs on a wheel truck and hawk them in Castor, यानी बहुत जल्द ही बेंजी ने क्या किया, एक सप्ताह में मतलब 3 दिन को चुना, 3 दिन सेट किया, और एक सप्ताह में तीनों दिन वो क्या करता था कि एक बड़े से टोकरी में अंडों को ले लेता था, और जो व्हील ट्रक था, जो कि वो कार्ट था अपने पिता का, वो इसने ले लिया था, और हॉक देम इन कैस्टर, हॉक मतलब आप बोल सकते हैं कि अनलोड करना, यानी जैसे गाड़ी में कुछ चीज़ रखा हुआ है तो आप उसे निकाल रहे हैं जब, तो उसे आप हॉक कहेंगे, अनलोड करता था यानी। और कैस्टर आप किसको कहेंगे, कि जैसे सड़क के किनारे आप देखिएगा कि अंडे वाले ठेला लगाए हुए होते हैं, तो वो क्या करता था, अपने गांव से वो लेके जाता था वहाँ सड़क के किनारे उस कार्ट पे एग्स टोकरी में लेके, और तब वहाँ उसे अनलोड करता था, यानी अंडे को गाड़ी में से उतारता था, और उस कैस्टर यानी उसकी जो आप कह सकते हैं गुमटी टाइप्स जहाँ अंडे बिकते हैं वहाँ ले जाता था, और वहाँ उसे सोल्ड करता था द नियरेस्ट टाउन, पास के शहर में ले जाता था उन अंडों को। बाय दिस टाइम द मनी नो लॉन्गर वेंट इनटू द बेसिन बट स्ट्रेट इनटू द बैंक, और इस समय तक जो पैसे थे वो मतलब इतने हो चुके थे कि वो बेसिन यानी डब्बे में नहीं, वो डायरेक्ट बैंक में जमा किए जाते थे। बेंजी कुड रीड एंड अ ईयर और टू afterwards he read in a paper that it was better to segregate breeds of hens, keeping white leghorns separate from Rhode Islands। ठीक है, देखिए
बेंजी कुड रीड एंड अ ईयर और टू आफ्टरवर्ड, यानी बेंजी मतलब जब उसके पास इतनी मुर्गियाँ हो चुकी थी, वो टाउन में ले जाता था, सड़क के किनारे मतलब दुकान में ले जाके बेचता था। तो उसके 1-2 साल बाद बेंजी ने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जो मुर्गियाँ होती हैं, सेग्रीगेट मतलब सेपरेट यानी अलग अलग रखना। बेंजी ने पेपर में पढ़ा कि जो मुर्गियाँ होती हैं 2 टाइप की, तो उन्हें उनके ब्रीड उनके प्रजाति के हिसाब से अलग अलग छांट कर रखना अच्छा होता है, अलग अलग रखना उन्हें। कीपिंग वाइट लेगहॉर्न सेपरेट फ्रॉम रोड आइलैंड्स एंड यंग फ्रॉम ओल्ड, यानी उस पेपर में लिखा था कि जो वाइट लेगहॉर्न्स, आप इमेजिन कर सकते हैं, मुर्गी देखे होंगे, एक मुर्गी होती है वाइट कलर की जिसके सर पे रेड कलर का कुछ होता है, तो वाइट लेगहॉर्न्स उसे कहा जा रहा है, और रोड आइलैंड्स उसे कहा जा रहा है कि जो होती है रेड या ब्राउन जैसी जो मुर्गी होती है। तो ये 2 टाइप्स की मुर्गियों को कहा जा रहा है कि अलग अलग रखना अच्छा होता है, और जो यंग मुर्गियाँ होती हैं उन्हें ओल्ड यानी बूढ़ी मुर्गियों से अलग अलग रखना अच्छा होता है। बेंजी ने ये पढ़ा। This meant new coops, and at the same time Benji read that hens needed air and exercise and dry hygienic places to sleep. यानी इसका मतलब था कि उसे नए नए कूपों की ज़रूरत थी। यानी देखिए, अगर एक ही कूप था उसके पास रखने की जगह, तो सारे प्रजाति सारी मुर्गियों को एक ही कूप में रखता था। लेकिन अब जब उसे अलग अलग रखना था सभी ब्रीड्स की मुर्गियों को, तो उसे नए नए और भी बहुत ज़्यादा कूप्स की ज़रूरत थी। और इसी समय बेंजी ने ये भी पढ़ा कि जो मुर्गियाँ होती हैं उन्हें ताज़े हवा की ज़रूरत होती है, एक्सरसाइज, यानी उन्हें थोड़ा घुमाने भी ले जाया जाता है, यानी थोड़ा बाहर भी छोड़ा जाता है मुर्गियों को, ये नहीं कि हमेशा उसमें बंद किए रहें। और ड्राई हाइजीनिक, ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए मुर्गी टॉयलेट कर दी फिर आप वहीं पे रखे हैं, तो ऐसा नहीं कुछ, यानी मुर्गियों को सूखे जगह में यानी अच्छे साफ सुथरे जगह में रखना अच्छा होता है, और वहाँ साफ सुथरे जगह में उन्हें सुलाना चाहिए। Benji was very strong and understood a simple thing like nailing wire netting to wood, and began himself to build new houses and coops for the new segregated breeds of hens. अब देखिए, बेंजी बहुत ही उस टाइम तक मजबूत हो चुका था, यानी उसका माइंड डेवलप्ड कर चुका था, और वो ये समझ गया था सिंपल थिंग कि तार के जाल को बनाने से अच्छा है कि वो लकड़ी का ही कुछ ऐसा बॉक्स बनाए जिसमें मुर्गियों को वो रखे। ठीक है, तब देखे क्या होता है कि तब उसने खुद से लकड़ियों से नए नए कूप्स बनाए, और तब सारी मुर्गियों को उनके ब्रीड्स के हिसाब से अलग अलग कूप्स में रखा। फॉर ऑल दिस ही नीडेड स्पेस, और इन सारे प्रोसेस के लिए, इन चीज़ों के लिए उसे नई जगह की आवश्यकता थी। एंड सो हिज फादर एंड मदर गेव हिम अ स्ट्रिप ऑफ लैंड रनिंग फ्रॉम द बैक ऑफ द हाउस हाफ वे अक्रॉस द फील्ड, और इसलिए बेंजी के माता पिता जॉनसन और उसकी वाइफ ने अपने ज़मीन का आधा हिस्सा बेंजी को दे दिया। ठीक है, इन दिस वे दे गेव हिम समथिंग मोर प्रीशियस देन दे हैड एवर गिवन बिफोर, और इस तरह भले ही जॉनसन और उसकी वाइफ को फील ना हुआ हो, एहसास ना हुआ हो, लेकिन उन्होंने बेंजी को कुछ ऐसा दिया, कुछ इतना कीमती दे दिया था, यानी कहने का मतलब है कि ज़मीन का आधा तो दे ही दिया बेंजी को, तो उन्होंने कुछ इतना कीमती उसे दे दिया था जितना उन्होंने उसे पहले कभी नहीं दिया था। फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट फुल्ली रियलाइजिंग इट दे गेव हिम अ पीस ऑफ लैंड, पहली बार बिना एहसास किए इस बात का उन्होंने उसे क्या किया, एक ज़मीन का एक टुकड़ा दे दिया यूं ही। ऑल दिस टाइम दे देमसेल्व्स हैड स्ट्रगल्ड हार्ड एंड ऑलमोस्ट वैनली विद द अर्थ, और इन सब टाइम के बीच में उस समय जॉनसन और उसकी वाइफ ने अपने ज़मीन पे बहुत स्ट्रगल यानी बहुत मेहनत किया था। ठीक है, ताकि उससे कुछ पैसे आएँ, कुछ अनाज अच्छे से उगे, और वो कुछ इनकम का सोर्स बन सके। एट द टाइम एट द बैक ऑफ देयर माइंड्स सॉरी हाँ At the back of their minds lay a precious belief that Benji would one day grow out of his simplicity. उनके माइंड के पीछे, कहने का मतलब है उनके मस्तिष्क में, उनके माइंड में कहीं ना कहीं एक बहुत ही मतलब दृढ़ विश्वास था कि एक न एक दिन बेंजी जो है वो अपने सीधेपन से बाहर आएगा, यानी वो चालाक हो जाएगा। In the same way, they cherished a silent belief that the earth would one day outgrow its poverty. और साथ ही साथ वो एक बहुत ही साइलेंट सा, बहुत ही चुप सा एक बिलीफ
संजो रहे थे, एक विश्वास संजो रहे थे कि वो जो ज़मीन था वो एक न एक दिन बहुत मतलब उन्हें इनकम देगा और उनकी गरीबी को दूर कर देगा। द अर्थ हैड yielded stubbornly for them and the reason, like Benji, was simple. To reason was not in the earth but in themselves. For most of their lives they had put rather more value on faith than sweat. लेकिन वो जो जमीन थी उससे उन लोग को कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, ठीक है, उल्टा उन्हें क्या हुआ, नुकसान ही हुआ। और कारण ये था कि बेंजी बहुत सिंपल था, वो उतना सब कुछ नहीं संभाल सकता था और उतना मेहनत उस ज़मीन पे नहीं की गई, ठीक है, इसलिए उससे उतना इनकम नहीं हुआ। द रीज़न वॉज, यहाँ टी ई लिखा हुआ है बट यहाँ टी एच ही होना चाहिए, द यहाँ होगा, कि ज़मीन से मतलब इनकम ना होने का कारण ज़मीन नहीं है बल्कि जॉनसन और उसकी वाइफ वो खुद हैं, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा विश्वास मतलब उन्होंने ज़्यादा वैल्यू किसका किया, विश्वास का। यानी वो मन में तो विश्वास रखते थे कि इससे मुझे बहुत इनकम होगा, लेकिन शरीर से अपने फिजिकल मेहनत नहीं करते थे। तो जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा और बस माइंड में ये चेरिश कीजिएगा, संजोइएगा सपना कि हाँ एक दिन ऐसा होगा वैसा होगा, तो वैसा होने नहीं वाला बिना आपकी मेहनत के। तो वही बात है कि गलती उनमें खुद थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। For many years, Benji's father had been a local preacher, a man with quite a gift of talking. यानी बहुत सालों से बेंजी के पिता जो थे वो एक लोकल प्रीचर थे, एक लोकल किसान थे, ठीक है। A man with quite a gift of talking. सॉरी, एक लोकल किसान नहीं थे, एक लोकल भाषण करता थे। यानी कहने का मतलब किसी भी टॉपिक पे उनसे लोग बातचीत करते थे, वो कुछ सभा उभा में भी जाते थे, बात उत करते थे और उन्हें एक गिफ्ट था कि वो बोलते अच्छा थे। अब देखिएगा किसी किसी के साउंड में मतलब इतनी ताकत होती है कि सुन के आप खुद एक्साइटेड हो जाइएगा। तो कुछ लोगों का जो वॉइस होता है वो गॉड गिफ्टेड होता है। ही लाइक नॉट ओनली टू टॉक ऑन संडेज, वो सिर्फ संडे रविवार को ही बात किया पसंद नहीं करते थे, बल्कि टू विलेज congregations in small still chapels far out in the countryside. यानी वो सिर्फ संडे को बात नहीं करते थे गांव में, बल्कि वो देश के कोने कोने में मतलब मंदिर या कुछ चबूतरा जो होता है, चट्टान जो होता है, वहाँ बैठ के बहुत सारे मतलब सभा बिटोरते थे, बातचीत करते थे। बट ही लाइक्ड टू टॉक एट द बैक डोर, लेकिन उन्हें अपने घर के पीछे भी मतलब खड़े होकर बात करना बहुत पसंद था। ओवर द फील्ड गेट, उनके जो फील्ड था उसके गेट के पास, इन द रोड आउटसाइड द हाउस। यानी उनका घर जो था, पहले बता चुकी हूँ कि उनका जो घर था उसके पीछे की जो ज़मीन थी उसके बगल में ही रोड था, तो वो वहाँ पे बैठ के बातें किया, यानी सभा बुला के कुछ गपशप करना बहुत पसंद करते थे। ही टॉक्ड सो मच, वो बहुत ही बातूनी थे, डेट ही मस्ट हैव एन आइडिया डेट द अर्थ डिजाइंड क्रिएटेड एंड नरिश्ड बाय गॉड। और उन्हें ये बहुत विश्वास था, उनके दिमाग में एक आइडिया था कि उनकी जो ज़मीन है वो खुद भगवान द्वारा डिज़ाइन की गई है और गॉड उसका ख्याल खुद ही रखेंगे, गॉड वुड टेक केयर ऑफ इट। यानी मतलब कहने का मतलब वो खुद से मेहनत नहीं करते थे, बस भगवान पे भरोसा और एक बिलीफ बनाए रखते थे कि ये मतलब ये जो अर्थ है, ये जो ज़मीन है, इसे गॉड ने ही नरिश किया है, इसका मतलब देख रेख किया है और वे खुद ही आगे भी इसकी देख रेख करेंगे। वाइल ही टॉक्ड, जब वो बात करता था, डिस्टल्स सीडेड एंड चॉक्ड हिज वेट, रैबिट्स ब्रोक इन एंड gnawed his cabbages, storms smashed his standing corn. अब देखिए उसके खेतों का हाल क्या था। क्या होता था कि खरगोश उसके खेत में घुस जाता था, जो भी खेत में मतलब लगाया हुआ रहता था, गेहूँ या कैबेज, गोभी, उस सबको कुतर कुतर के फेंक देता था। और उसके बाद आंधी के चलते, स्टॉर्म्स स्मैश्ड, स्मैश मतलब कुचल देना, बर्बाद कर देना, आंधी की वजह से उसके खेत में जो मक्का हुआ था वो भी काफ़ी बर्बाद हो चुका था। कहने का मतलब है कि खेत से कुछ इनकम नहीं हो रहा था, सब कुछ बस बेकार ही जा रहा था। ही स्ट्रगल्ड ऑन लाइक अ मैन चेंड बाई बैड लक, यानी उसका स्ट्रगल कुछ ऐसे था कि मानो बैड लक से उसका घिरा हुआ हो वो, ठीक है, उसके लाइफ में सिर्फ बैड लक्स ही देखना पड़ता था उसे। And while he knew that his land was poor and that Benji was a simple man, no one had ever had the need or courage to tell him that he himself was a lazy man with too large a trust in providence.
यानी जैसे कि उसकी जो ज़मीन थी वो बहुत ही पुअर थी, यानी बहुत ख़राब थी, और उसका बेटा जो था बेंजी वो भी काफ़ी सीधा-साधा बुद्धू टाइप का था। तो किसी की कभी हिम्मत नहीं हुई, कोई कभी साहस नहीं कर पाया कि जॉनसन से जाके कहे कि वो तो खुद इतना लेज़ी है कि वो अपने कुछ फ़िज़िकल मेहनत करता नहीं है, बस एक ट्रस्ट बनाए रखता है मन-मन कि एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ. And while his father talked, Benji went on steadfastly with the simple business of making hens lay eggs. और जब उसके पिता उससे बात करने बैठते थे, यानी जॉनसन जब भी बेंजी से बात करना चाहता था तो बेंजी तुरंत वहाँ से चला जाता था। यानी बेंजी के माइंड में ज़मीन नहीं था, उसके माइंड में बस उसका सिंपल बिजनेस था, मुर्गियाँ पालना और उनके अंडों को बेचना। Part of the field at the back of his father's house began to resemble a quivering checkerboard of black and brown and white feathers. यानी वो जो ज़मीन थी उसके घर के पीछे वो क्या होता रिजेंबल्स क्विवरिंग चेकर बोर्ड ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन एंड वाइट फेदर्स। यानी कहने का मतलब है कि वो ज़मीन है, वो जो ज़मीन थी वो काफ़ी मतलब बेकार दिखती थी, यानी बर्बाद हो चुकी थी, यानी उसमें कोई चाहे अनाज उगाना तो नहीं उगा पाएगा क्योंकि मुर्गी की जो पंख होती थी ब्लैक वाइट ब्राउन वो सब से पूरा मतलब वो चेकर बोर्ड जैसा बन गया था। फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ द एग्स हैड बीन too many for the wheel truck, and Benji at regular intervals borrowed his father's horse and cart. यानी अब अंडे इतने हो चुके थे कि वो व्हील ट्रक पे नहीं जाते थे। बेंजी ने अपने पिता की वो घोड़ी और वो कार्ट दोनों ले लिया था। टेकिंग द एग्स नॉट ओनली डाउन इनटू द टाउन बट ऑल्सो इन द मार्केट। अब वो सिर्फ शहर में नहीं मार्केट में भी अपने अंडों को ले जाके बेचता था। किससे? वो जो घोड़ी थी जो ये यूज़ करता था जॉनसन फार्मिंग के लिए, घोड़ी और वो ठेला जो था वो दोनों यूज़ करता था बेंजी। All the time, Benji wore the simple smile of a simple-hearted man on his face, and all the time the money went religiously into the bank in his name. यानी हर समय की तरह बेंजी हमेशा एक सिंपल सी स्माइल अपने चेहरे पे मतलब प्रेजेंट किए रहता था। यानी हमेशा एक सिंपल स्माइल होती थी बेंजी के चेहरे पे, एक सीधे दिल के इंसान जैसे। एंड ऑल द टाइम द मनी, और हमेशा की तरह हर वक्त वो जो पैसे थे जो बेंजी कमाता था अंडों को बेच के, वो एकदम ध्यानपूर्वक बेंजी के नाम पे बैंक में जमा हो रहे थे। ठीक है। When Benji was 21, his mother and father planned and carried out a little ceremony. जब बेंजी 21 यानी 21 साल का हो गया तो उसके माता पिता ने एक सेरेमनी यानी एक महोत्सव, यानी एक कहते हैं ना छोटा मोटा प्रोग्राम रखने का प्लान बनाया। दे गॉट हिज पासबुक फ्रॉम द बैंक से उसका पासबुक ले आए। एंड एट सपर हिज फादर मेड अ सॉर्ट ऑफ स्पीच, और एक मतलब सपर आप कहेंगे कि जैसे होता है ना कि कोई सभा है, ठीक है, तो एक आदमी जो स्पीच देने वाला होता है उसके लिए एक ऊंची जगह बनाई होती है, तो वो खड़े होकर वहाँ सपर पे बेंजी के फादर में कुछ भाषण भी दिया। ऑलमोस्ट इन द टोन ऑफ अ पब्लिक एड्रेस, यानी भाषण में मतलब ऊंची आवाज़ थी, यानी सब लोगों को बताते हुए उन्होंने कहा, इन विच ही टॉक्ड एज इफ ही हैड बीन अ डिलीजेंट मैन ऑल हिज लाइफ। और वो बात ऐसे करता था जॉनसन यानी बेंजी का पिता जैसे उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी उपलब्धि ली हो, यानी बहुत ज़्यादा कुछ कर दिया हो। सेटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ थ्रिफ्ट एंड इंडस्ट्री, एंड दैट दिस द पासबुक वॉज बेंजीज नेचुरल रिवॉर्ड फॉर फॉलोइंग इट। तो वो बड़ी बड़ी बातें करता था इंडस्ट्री की, थ्रिफ्ट की, जैसे उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लिया हो। तब उसने क्या किया, बेंजी को वो पासबुक दे दिया, ऐसे जैसे कि बेंजी का वो नेचुरल रिवार्ड हो, यानी कहने का मतलब बेंजी का जैसे उस पर हक हो, उसने वो पासबुक पैसे बेंजी को दे दिए। ही टॉक्ड एज इफ ही वर टॉकिंग टू अ चाइल्ड। वो ऐसे बात कर रहा था जॉनसन अपने बेटे बेंजी से जैसे कोई छोटे बच्चे से बात करता है। हु स्टिल डज नॉट नो वन फ्रॉम टू, जैसे कि बेंजी इतना छोटा बच्चा कि वो एक दो भी नहीं जानता हो। एंड एट लास्ट ही गेव बेंजी द पासबुक, और अंत में बेंजी से बात करने के बाद जॉनसन ने बेंजी को वो पासबुक दे दिया। दिस इज़ योर मनी बेंजी।
ही सेड, यानी जॉनसन ने कहा कि बेंजी ये तुम्हारे पैसे हैं. नाउ यू आर 21, दिस इज़ योर मनी, डू यू अंडरस्टैंड. यानी अब तुम 21 साल के हो गए हो और अब ये पैसा तुम्हारा हुआ, क्या तुम समझे. यस, बेंजी सेड, बेंजी ने कहा हाँ. एंड ही टुक द पासबुक, और बेंजी ने वो पासबुक ले लिया. ही ओपनड इट एंड लुक्ड एट इट एंड सॉ इन इट एन अमाउंट ऑफ मोर देन 230 पाउंड्स. बेंजी ने वो पासबुक लिया, उसे खोल के देखा और उसमें देखा कि उसके अकाउंट में 230 पाउंड से भी ज़्यादा पैसे थे. देन ही शट अप द पासबुक एंड पुट इन इट इनटू हिज पॉकेट. तब उसने उस पासबुक को बंद किया, मतलब जो खोला था उसे बंद किया और तब उसे अपने पैकेट में रख लिया. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ. बेंजीज मदर एंड फादर डिड नॉट स्पीक. बेंजी के माता पिता ने कुछ नहीं कहा. A strange tremor of a peculiar emotion went through them both, a mixture of disappointment, fear, pride and pain. यानी बेंजी ने पासबुक लिया, खोल के देखा, पैकेट में रखा, माता पिता से कुछ नहीं कहा और चला गया. और ना ही बेंजी के माता पिता ने कुछ कहा. लेकिन बेंजी के माता पिता के चेहरे पे जो इमोशन था, यानी उनके चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा था कि वो मतलब थोड़े दुखी थे, थोड़े डरे हुए थे, थोड़ा गर्व भी हो रहा था अपने बेटे पे और थोड़ा अंदर से हर्ट भी थे. द अमाउंट इन बेंजीज पासबुक वॉज मोर देन दे देमसेल्व हैड एवर अमेस्ड फ्रॉम द अर्थ इन देयर लिव्स. बेंजी के अकाउंट में अब इतना पैसा हो चुका था जितने जॉनसन और उसकी वाइफ ने पूरे जिंदगी में उस जमीन से नहीं कमाया था. They did not hope and did not mean that Benji should give it back to them. यानी बेंजी के माता पिता ने ऐसा कभी मतलब आशा नहीं किया कि बेंजी वो पैसा उन्हें दे देगा. बट देयर वॉज समथिंग अबाउट द साइलेंट सिंपल फाइनलिटी ऑफ हिज पुटिंग द पासबुक इनटू हिज पैकेट दैट स्ट्रक देम लाइक अ बो इन द फेस. यानी लेकिन मतलब बेंजी के माता पिता ने ये आशा नहीं किया था कि बेंजी वो पैसे फिर इन्हें दे देगा. लेकिन बेंजी का चुपचाप पासबुक को पैकेट में रख के चले जाना, ये उसके माता पिता को बहुत हर्ट कर गया. ठीक है, यानी उन्हें तीर जैसा लगा. दे हैड एक्सपेक्टेड समथिंग एल्स. उन्होंने बेंजी से कुछ और भी उम्मीद की थी. अ वर्ड ऑफ थैंक्स, परहैप्स अ कंसेशन, अ विलिंगनेस दैट दे शुड शेयर द मनी दे हैड हेल्प टू सेव. यानी उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, उन्होंने उम्मीद किया था कि उनका बेटा कम से कम उन्हें थैंक्स बोलेगा या कुछ इच्छा जाहिर करेगा या उन पैसों में से कुछ उन्हें भी देगा क्योंकि उन्होंने उसे जमा करने में उसकी मदद की थी. It hurt them momentarily that Benji should appear so completely indifferent to them and to all they felt. यानी कुछ देर के लिए वो हर्ट हुए उस मोमेंट के लिए, लेकिन बाद में उन्होंने मतलब ये सोच के संतोष कर लिया, सेटिस्फाई हो गए कि बेंजी और सब जैसा नहीं है, बेंजी थोड़ा अलग है. हो सकता है कि उसकी बुद्धि मतलब इतनी विकसित नहीं है कि वो इतना सोच सके. देन दे रिमेंबर्ड वाई इट वाज. तब उन्हें याद आया कि ऐसा क्यों हुआ. इट वॉज बिकॉज बेंजी वॉज स्टिल सिंपल. ऐसा इसलिए था क्योंकि बेंजी जो था अब तक सिंपल माइंडेड था, साधारण दिमाग का था. देयर वर शेड्स ऑफ फीलिंग एंड कंडक्ट डेट वर बियॉन्ड हिज अंडरस्टैंडिंग. यानी ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो फीलिंग्स हैं, वो बेंजी की समझ से बाहर थी. ऐसा जॉनसन और उसकी वाइफ सोच रहे थे. दे वर टच्ड विथ पिटी फॉर हिम एंड अंडरस्टूड. यानी वे जो थे उनके मन में मतलब उनको अंदर बहुत मतलब दुख हुआ, मतलब उनका दिल छू गया ये बात, और उन्हें बहुत ही दया आई बेंजी के लिए और वो सब बातें समझ गए. ठीक है, यानी उन्होंने संतोष कर लिया कि बेंजी इतना सोच ही नहीं सकता है, इसलिए बेंजी ने ऐसा नहीं किया. नेक्स्ट देखिए. वाट आर यू गोइंग टू डू विद द मनी, दे सेड. यानी बेंजी और जॉनसन और उसकी पत्नी ने पूछा बेंजी से कि तुम इस पैसों से क्या करने वाले हो, क्या करने जा रहे हो. आई एम गोइंग टू बाई अ पीस ऑफ लैंड, बेंजी सेड. बेंजी ने कहा कि मैं इन पैसों से एक ज़मीन खरीदने वाला हूँ. लैंड्स, दे सेड. व्हाट लैंड, वेयर. तब जॉनसन और उसकी वाइफ ने पूछा कि ज़मीन, कैसी ज़मीन और कहाँ. मिस्टर विटमोर वांट्स टू सेल द 4 acre नेक्स्ट टू अस, बेंजी सेड. बेंजी ने कहा कि मिस्टर विटमोर जो हैं वो हमारी ज़मीन के बगल में ही 4 acre ज़मीन है उनकी, वो बेचना चाहते हैं. बट बेंजी, दे सेड, हाउ डिड यू नो, हाउ डिड यू फाइंड इट. देखिए, जॉनसन और उसकी पत्नी अब भी समझ रहे थे कि मेरा मतलब बेंजी जो है वो अब तक बच्चा है, वो कुछ नहीं जानता, वो नादान है. यानी उनकी नज़र में बेंजी अभी भी एक छोटा सा बच्चा और वैसे ही बुद्धू सीधा साधा था.
तो वो ये बात सुनकर काफ़ी चौंक गए। उन्होंने पूछा, लेकिन बेंजी तुम्हें ये पता कैसे चला? तुमने ये पता कैसे लगाया कि मिस्टर विटमोर ज़मीन बेचना चाहते हैं? बेंजी हैड अ वेरी सिंपल आंसर। बेंजी के पास एक बहुत ही साधारण सा उत्तर था। आई आस्क्ड मिस्टर विटमोर, ही सेड। बेंजी ने कहा कि मैंने मिस्टर विटमोर से पूछा। यानी बेंजी ही चाहता था ज़मीन खरीदना, इसलिए ना उसने पहले पूछा। वेल दे सेड दैट इज़ अ वेरी गुड आइडिया, अ वंडरफुल गुड आइडिया, यू कुडंट डू एनीथिंग बेटर। यानी अब जॉनसन और उसकी वाइफ ने कहा कि चलो बहुत अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, वंडरफुल आइडिया है कि तुम ज़मीन खरीद रहे हो, और मतलब इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तुमने बहुत अच्छा काम किया। नेक्स्ट, एज टाइम वेंट ऑन, जैसे ही टाइम यानी समय बीतता गया, एंड बेंजी एक्वायर्ड द लैंड, और बेंजी ने वो ज़मीन खरीद लिया। हिज फादर एंड मदर नॉट ओनली फेल्ट दैट इट वॉज अ गुड आइडिया बट दे फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ हिम। बेंजी के माता पिता यानी जॉनसन और उसकी वाइफ को बस मतलब खुशी ही नहीं हुई कि मतलब बेंजी ने ज़मीन खरीदा, बल्कि उन्हें बहुत प्राउड फील हुआ अपने बेटे पे। They had that kind of pride in him that parents have in a child that says its first word or takes its first step. यानी उन्हें इतना मतलब गर्व हुआ अपने बच्चे पे, जैसे कि जब एक बच्चा मतलब फर्स्ट वर्ड निकालता है अपने मुंह से, यानी बोलना शुरू करता है, पहला लफ्ज़ बोलता है या पहला कदम उठाता है चलने के लिए, तब माँ बाप को जितनी खुशी होती है उतनी खुशी और उतना गर्व महसूस हुआ बेंजी के माता पिता को। Benji, a simple-minded man, had taken his first step in normal adult things. यानी बेंजी जो एक सीधा साधा इंसान था, उसने नॉर्मल और एडल्ट थिंग्स यानी बड़ी चीज़ों समझदारी की चीज़ों में पहला कदम रखा था। यानी वो ज़मीन खरीद के उसने साबित किया था कि हाँ, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ या मेरे पास अब बुद्धि आ चुकी है। It was wonderful, too, that he had taken the step without help, without force or prompting. यानी और सबसे मतलब अच्छा तो सबसे अच्छी तो ये बात थी कि बेंजी ने ये कदम बिना किसी के हेल्प से लिया था, बिना किसी के दबाव में आके और बिना किसी की सलाह के, यानी खुद से उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि मैं ज़मीन खरीदूँ। All his life they had treated him as a child that will not grow up, and now suddenly he had grown up. यानी जॉनसन और उसकी वाइफ को लग रहा था कि मेरा जो बच्चा जिसको हमने हमेशा एक चाइल्ड की तरह ट्रीट किया, छोटे बच्चे की तरह, जो कि हमारे लिए कभी बड़ा नहीं हुआ, वो अब बड़ा हो चुका था। Though they could scarcely realize it, Benji was a man of property. यानी जॉनसन और उसकी वाइफ को तो मतलब बहुत मुश्किल से ये महसूस हो रहा था, वो रियलाइज़ कर रहे थे कि हाँ, अब मेरा बेंजी बड़ा हो गया, अब मेरा बेंजी वो साधारण बच्चा नहीं रहा, और अब बेंजी जो है वो एक ज़मींदार हो चुका था, मतलब मैन ऑफ प्रॉपर्टी। बेंजी वॉज मैन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी ज़मीन जायदाद वाला इंसान, अब बड़ा आदमी बन चुका था बेंजी। फॉर द नेक्स्ट 4 or 5 years बेंजी वेंट ऑन क्रिएटिंग मोर हाउसेस फॉर मोर हेंस। 4-5 साल में बेंजी ने बहुत सारे नए नए घर बनवाए, बहुत सारी और मुर्गियां रखने के लिए। एंड देन सेलिंग मोर एग्स एंड मेकिंग मोर मनी, और बहुत सारे अंडे बेचे और बहुत सारे पैसे कमाए। ही वॉज स्टिल अ सिंपल मैन, वो अब भी एक सिंपल इंसान ही था। ही कुड नॉट हैव पेड अ पेयर ऑफ बूट्स, यानी हैव मेड अ पेयर ऑफ बूट्स, यानी उसने अब तक अपने लिए एक जोड़ी जूते भी नहीं बनवाए थे। ही न्यू नथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट बट ही न्यू एवरीथिंग अबाउट अ hen, यानी उसे स्टॉक मार्केट के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन वो मुर्गियों के बारे में सब कुछ जान गया था, और यही रीज़न था उसके सक्सेस होने का। His hens were still to him what the earth was to his parents, all he had and all he understood. यानी वो मुर्गियाँ बेंजी के लिए ठीक वैसे ही थी जैसे कि वो ज़मीन जॉनसन और उसकी वाइफ के लिए थी। यानी वो मुर्गी ही ऐसी चीज़ थी जो कि बेंजी के पास थी और जिसको बेंजी समझता था। वीडियो तो काफ़ी लंबा हुआ, बट मैंने सोचा था कि 2 वीडियो में ही इस चैप्टर को कंप्लीट करना है क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत पसंद है, और अब इस स्टोरी में एक ट्विस्ट आने वाला है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स एवरीवन।